नमस्कार, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी हिमाचल में। ओके स्टूडेंट, तो हिंदी साहित्य की आज हमारी क्लास सेकंड है और आज हम करने जा रहे हैं इसमें हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, मतलब जो इतिहास ग्रंथ है उनके बारे में हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो कल की हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें इतिहास लेखन की पद्धतियां हम लोगों ने कर ली है, तो जिन्होंने अभी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है पहले वो जाके फर्स्ट क्लास देख लें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। तो इसमें सबसे पहले जो इतिहासकार है उनका नाम आता है गारसा द तासी। गारसा द तासी। तो गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लो लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। ओके, इस्तवार द लो लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। ओके, अब देखिए इसकी जो भाषा थी ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ओके, फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था। ओके, अब इसमें देखिए इस्तवार द लो लिटरेचर एंदू हिंदुस्तानी में जो एंदू ए है इसका अर्थ होता है हिंदवी। हिंदवी मतलब जो हिंदी है, ठीक है, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब जो उर्दू भाषा है उससे। ओके, तो ये किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो ग्रंथ है इसका जो प्रकाशन हुआ है, इसका जो प्रकाशन हुआ है ग्रंथ का कब हुआ है? अब देखिए जो इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है ये 2 संस्करणों में हुआ है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आप लिख लेंगे संस्करण कितने हैं इसमें? संस्करण है इसमें 2। ओके, तो जो प्रथम संस्करण था, प्रथम संस्करण के भी 2 खंड हुए। तो प्रथम संस्करण का जो प्रथम खंड है वो 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। ओके, और जो इसका दूसरा संस्करण था ये 1871 में प्रकाशित हुआ और इसके कितने खंड थे? 3 खंड थे। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। तो आगे देखिए हम आगे क्या करेंगे, आगे इसमें आगे कि इसका प्रकाशन जो है किसने किया, ठीक है, मतलब किस समिति ने इसका प्रकाशन किया है, ठीक है। ओके, तो इसका जो प्रकाशन किया गया है ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य अनुवाद समिति द्वारा पेरिस में इसका प्रकाशन हुआ। ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य अनुवाद समिति, प्राच्य अनुवाद समिति द्वारा पेरिस में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए कवि कितने थे, तो इसमें जो कवि थे इसमें 738 कवि थे, ठीक है, और ये जो कवि थे ये हिंदी के कवि भी थे व उर्दू के भी कवि थे। तो गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द लो लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी में उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का वर्णन किया, और इसमें जो हिंदी के कवि थे वो कितने कवि थे? 72 कवि थे, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी के कितने कवि थे, तो हिंदी के इसमें 72 कवि थे। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें कि इसका जो अनुवाद है वो किसने किया, ठीक है। तो गारसा द तासी का जो ग्रंथ था इसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा इसका अनुवाद किया गया था, और किस नाम से किया गया था?
हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद हुआ और इसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी तथ्य मैंने करवाए हैं ना, सारे तथ्य बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं साथ साथ में और इनको लर्न भी करते चलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जहां पर थोड़ा सा भी डाउट रहता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट है उनको क्लियर कर लूं। ओके, चलिए यहाँ पर गारसा दत्तासी का हो गया, ठीक है। अब गारसा दत्तासी ने देखिए ना तो काल विभाजन किया, ना ही इन्होंने नामकरण को स्थान दिया था, ठीक है, जो इनका इतिहास ग्रंथ था इसमें। ओके, दूसरे नंबर पर लिखिए मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, इतिहास ग्रंथ, उसका नाम था तजकीरा ए सूरा ई हिंदी। तजकीरा ई सूरा ई हिंदी। ओके, तो इसका जो अन्य नाम है, अब नाम देखिए, जो भी मतलब हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा इसमें नाम डिफिकल्ट होंगे, है ना, पर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएंगे नाम आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा नाम इनके डिफिकल्ट होते हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य के हमारे आगे नाम आएंगे ना तो अच्छे नाम आएंगे, आसान नाम आएंगे, पर ये जो हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं या जो बाहर के विद्वानों के नाम पढ़ रहे होते हैं, ये जो उर्दू के नाम होते हैं ना, ये थोड़े बड़े होते हैं और पढ़ने में हमें थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं ये, है ना। पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, लिख लेने हैं 2-3 बार, उसके बाद याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका अन्य नाम भी था तबकास सूरा, तबकास सूरा ही इसका अन्य नाम था, ठीक है। अब इसका प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन वर्ष क्या था इसका, 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसका जो प्रकाशन किया गया था दिल्ली कॉलेज के द्वारा किया गया था, ठीक है, दिल्ली कॉलेज के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। ओके, तो अभी हमने 2 इतिहासकार पढ़ लिए, पहला हमने गारसा दत्तासी पढ़ा, उसके बाद हमने मौलवी करीमुद्दीन पढ़ा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम करेंगे महेश दत्त शुक्ल के बारे में। महेश दत्त शुक्ल, तो इनका हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, ठीक है। अब देखिए इसका प्रकाशन कब हुआ था, आप लोगों ने प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं, ठीक है। कई बार क्योंकि जो मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मिलान करना होता है, क्रम में लगाना होता है, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। ओके, तो आप लोगों ने जो डेट्स है, डेट तो बिल्कुल याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो प्रकाशन इसका हुआ 1873 ईस्वी में, ठीक है। और प्रकाशन किसने करवाया था, नवल किशोर, नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, ठीक है, नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था, ठीक है। तो अभी हमने 3 विद्वानों के बारे में पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है शिवसिंह सेंगर। शिवसिंह सेंगर के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनका नाम था शिवसिंह सरोज,
शिवसिंह सरोज की इन्होंने रचना की। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कि प्रकाशन कब हुआ, प्रकाशक किस संस्था द्वारा किया गया। नेक्स्ट है इसमें, ओके पहले तो इसमें देख लिए कवि कितने हैं। तो इसमें जो कवि थे 1003 कवि थे, ठीक है। और सर्वप्रथम बार इतने ज्यादा कवियों का जो है विवरण इन्होंने किया। अब देखिए इनका जो इतिहास ग्रंथ है ना, आगे जाकर जो भी विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने शिवसिंह सेंगर को आधार माना था, ठीक है। वहां के जो कवि हैं उनको भी उन्होंने अपने जो पीछे वाले जो साहित्यकार होंगे ना, आगे जाके हम जो पढ़ेंगे, उन्होंने शिवसिंह सेंगर को आधार माना हुआ था, ठीक है। तो मतलब सर्वप्रथम बार 1003 कवियों का जो है शिवसिंह सेंगर द्वारा वर्णन किया गया था। तो प्रकाशन हुआ था इसका 1883 ईस्वी में। इसका प्रकाशन याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है इसका प्रकाशन भी, ठीक है। तो प्रकाशन के लिए जो है 2 भाग हुए थे, इसके 2 भाग थे। एक था पूर्वार्ध, ठीक है, और दूसरा जो भाग था उत्तरार्ध था, ठीक है। पहला भाग क्या था, पूर्वार्ध भाग था, और दूसरा था उत्तरार्ध। अब जो पूर्वार्ध था उसमें जो कवि थे, पहले कवि कम थे, बाद में इन्होंने कवियों की संख्या बढ़ा ली थी, ठीक है। तो पूर्वार्ध में इनके 838 कवि और उत्तरार्ध में 1003 कवि थे, ठीक है। तो यहां तक शिवसिंह सेंगर ने देखिए शिवसिंह सरोज की रचना की है, 1003 कवियों का वर्णन किया है। तो इन्हीं के ग्रंथ को आधार माना गया है अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है। तो 1883 में प्रकाशन हुआ, 2 भागों में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। ओके, तो जो 2 भाग है, पहले जो पूर्वार्ध है 838 कवियों का वर्णन किया गया है, और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का वर्णन किया गया है। तो इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी लेखन के लिए, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है। लेखन के लिए जो पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति थी, वर्णानुक्रम पद्धति। मतलब इन्होंने जो कवियों का विवरण किया था, उनके नाम के प्रथम अक्षर के क्रम के आधार पर किया था, ठीक है। इसमें जो 1003 कवि हैं उनका वर्णन। तो अब वर्णानुक्रम पद्धति मैंने आप लोगों को कल करवा दिया था कि वर्णानुक्रम पद्धति किन किन इतिहासकारों ने अपनाई थी। तो किन किन ने अपनाई थी, गारसदत्त ने व शिवसिंह सेंगर ने। ओके, अब देखिए इन्होंने भी इसमें जो है नामकरण व काल विभाजन को स्थान नहीं दिया है, नोट लिख लेंगे। नामकरण व काल विभाजन को स्थान नहीं दिया, ठीक है। नामकरण व काल विभाजन को इन्होंने स्थान नहीं दिया था, ठीक है। अब इसमें एक जो इंपोर्टेंट पॉइंट बच जाता है वो ये है कि जो शिवसिंह सेंगर का ग्रंथ है शिवसिंह सरोज, उसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ओके, हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। किस ग्रंथ को, शिवसिंह सरोज को। ओके, अभी मुझे बीच बीच में कैमरा भी चेक करना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारी कल वाली क्लास थी ना उसमें कैमरा काफी ब्लर हो गया था, तो अभी मुझे चेक करना पड़ रहा है बीच बीच में। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। अब जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ओके, द मॉडर्न
लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ओके, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखो इसको आप लोगों ने कैसे याद रखना है, क्योंकि नाम ही इतने बड़े बड़े हैं और डिफिकल्ट से है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ग्रियर्सन से क्या बन रहा है, ग और य, गाय शब्द बन रहा है। ठीक है, और मॉडर्न वर्नाक्यूलर, यहाँ पर वन शब्द आ रहा है, वन। ठीक है, वन मतलब वन जंगल में, तो गाय जो है वन में जाती है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है। इसमें जो है कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम गार्सा दत्तासी के ग्रंथ के नाम पर ही टिक लगा के आते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि ग्रियर्सन गाय के साथ वन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और गार्सा दत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडू हिंदुस्तानी। ठीक है, ओके, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की रचना की। तो इसका जो प्रकाशन हुआ है 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और किस संस्था के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। ठीक है, पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। ओके, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। ओके, अब देखिए ये जो ग्रंथ है ना, इस पर तो आप लोग टिक लगा लो, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। ठीक है, बहुत ही मोस्ट है। जो पीछे वाले करवाए वो भी मोस्ट है सारे, उसमें जो भी तथ्य करवाए वो भी बहुत जरूरी है, पर इसमें तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट का टिक लगा लो, क्योंकि इस पे चाहे एलटी हो, पीएचडी हो, टीएचडी हो, नेट हो, सेट हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ये जो ग्रंथ है, सच्चे अर्थों में इसी ग्रंथ को हिंदी साहित्य का जो है प्रथम ग्रंथ माना गया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना गया। ओके, इसी ग्रंथ को। ओके, और दूसरा इसमें देखिए जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य का जो है भाषा के आधार पर प्रथम बार जो है क्षेत्र निर्धारित किया गया। ओके, हिंदी साहित्य का, अब सारे पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा रही हूं। ठीक है, हिंदी साहित्य का भाषा के आधार पर क्षेत्र निर्धारण हुआ इसमें। ठीक है, अब देखिए जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अरबी व फारसी से अलग किया गया इसमें। ठीक है, अरबी व फारसी से पृथक किया गया।
ठीक है, इसमें तो ये तथ्य जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको माना गया है और हिंदी साहित्य को भाषा के आधार पर इसमें जो है क्षेत्र निर्धारित किया गया है तथा जो हिंदी है, हिंदी साहित्य को जो है जो पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है तथा अरबी व फारसी से इसमें पृथक किया गया है। ओके, और जो ये जो ग्रंथ है इसमें पहली बार कवियों का कालानुक्रम के आधार पर वर्णन किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग भी, प्रथम बार कवियों का कालानुक्रम के आधार पर वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अब इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय इसमें 11 है और जो 11 अध्याय है प्रत्येक अध्याय का नाम है और प्रत्येक अध्याय हर एक काल का क्या है, इसमें प्रतीक है। ओके, अध्याय है 11 और प्रत्येक अध्याय काल का सूचक है। ओके, प्रत्येक अध्याय क्या है, इसमें काल का सूचक हो जाएगा। अभी इसमें देखिए एक जरूरी बात रहेगी कि इसमें कवि, कितने कवियों का वर्णन किया गया था। तो इसमें जो कवियों का वर्णन किया गया था 952 कवियों का इसमें वर्णन किया गया था। ओके, कितने कवि थे? 952 कवि थे और 952 कवियों में से जो 886 कवि थे उनका जो आधार था वो क्या था? शिवसिंह सरोज ग्रंथ, शिवसिंह सरोज आधार ग्रंथ था। ओके, तो इन्होंने कितने कवियों का वर्णन किया है? 952 और 952 में से 886 कवियों का जो आधार स्रोत रहा है वो कौन सा रहा है? शिवसिंह सरोज नामक ग्रंथ रहा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, इस ग्रंथ में सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। ओके, और भक्ति काल में जो 16वीं व 17वीं शताब्दी है, ठीक है, प्रथम बार भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 16वीं वो 17वीं शताब्दी को जो है स्वर्ण युग कहा हुआ है। ठीक है, ओके, अब जो इसका जो अनुवाद किया गया है, ग्रंथ का जो अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त द्वारा, ठीक है, किशोरी लाल गुप्त द्वारा इसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया गया है। ओके, और कब किया गया है? 1957 ईस्वी में। तो ये यहाँ पर हो गए जॉर्ज ग्रियर्सन के सारे जो है इंपोर्टेंट तथ्य। तो क्या था इनके ग्रंथ का नाम? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, अब इसमें प्रथम बार भक्ति काल को स्वर्ण युग का, अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? तो इन्होंने स्वर्ण युग कहा है और भक्ति काल में इन्होंने देखिए शताब्दी भी यहाँ पर बताई है, 16वीं शताब्दी। तो यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि ग्रियर्सन ने किस शताब्दी को माना हुआ है स्वर्ण युग। ठीक है, जो इसका अनुवाद है किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया और कब किया? 1957 में किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल ही अच्छे से जो भी आज की क्लास में करवाया नोट्स तैयार करने हैं, फिर उसको लर्न भी करना है आप लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में मिलते हैं हम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।